गुड आफ्टरनून 11th क्लास स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रतिदिन ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और लगभग सभी विषय की चल रही हैं और लगभग सभी स्कूलों में ऐसा ही चल रहा है। तो इस समय जो एक स्लोगन जो था कभी हुआ करता था, जय जवान जय किसान। तो आज की इस परिस्थिति में हम आज इसको इस वाक्य को चरितार्थ करता है आज की परिस्थिति कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। आज साइंस और टेक्नोलॉजी के हम माध्यम से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक दूसरे से दूर दूर रहकर भी एक दूसरे के पास हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कल हम लोगों ने 11th क्लास का चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था और अब हम डिस्कशन कर रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर पर जिसका कि नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बहुत बड़ा चैप्टर है, टाइम टेकिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको स्टार्ट करें। बहुत सी चीजें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले बात करेंगे हम केमिकल बॉन्ड को लेकर के। क्या होता है केमिकल बॉन्ड, किसे कहते हैं केमिकल बॉन्ड? देखो भाई, अभी तक जो आपके पास नॉलेज थी वो एक साइंस की नॉलेज थी, है ना, और अप टू 10th क्लास तक जो नॉलेज होना चाहिए वो थी। अब आप साइंस अभी तक पढ़ रहे थे, अब आप साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो सेपरेट पढ़ने लगे। मतलब आपका जो फील्ड है वो ब्रॉड हो गया। लार्ज स्केल पर अब आप उन टॉपिक्स को पढ़ा करेंगे जिनको आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो देखेंगे कि जो टॉपिक है केमिकल बॉन्ड, क्या कहा गया, किसे कहते हैं केमिकल बॉन्ड, क्योंकि हमारा चैप्टर जो है उसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो जो केमिकल बॉन्ड है उसमें क्या बताया गया, देखें कि द अट्रैक्शन फोर्स which holds various constituents like that atom, ions and molecules also together in different chemical species is called a chemical bond। तो केमिकल बॉन्ड क्या है? ये अट्रैक्शन फोर्स है जो कि डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल लाइक दैट एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ केमिकली बॉन्ड करके रखता है, बांध के रखता है। तो ये केमिकल बॉन्ड हो गया। एक बार फिर से, द attraction force which holds various constituents together in different chemical species is called a chemical bond। अब इस केमिकल बॉन्ड तक हम पहुंचे कैसे, कैसे बनते होंगे केमिकल बॉन्ड? ये तो अभी हमने सीखा कि किसे कहते हैं केमिकल बॉन्ड। हम ये भी जानेंगे क्यों बनते हैं केमिकल बॉन्ड, कैसे बनते हैं केमिकल बॉन्ड, कितने प्रकार के बनते हैं केमिकल बॉन्ड, क्या होता है केमिकल बॉन्ड बनने से, कैसे केमिकल बॉन्ड से मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी आती है, कैसे डिफरेंट केमिकल बॉन्ड से प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, फिजिकल एज वेल एज केमिकल ऑल्सो। और इस केमिकल बॉन्ड तक की अप्रोच क्या थी, कैसे पहुंचे आप केमिकल बॉन्ड को, कैसे सीख पाए? तो इसके लिए बहुत से महान वैज्ञानिकों ने अपना बहुत सा समय और बल्कि जीवन व्यतीत कर दिया। तो उन्हीं को हम समर्पित करते हैं आज की ये क्लास और स्टार्ट करते हैं कॉसेल लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। कॉसेल लुईस साइंटिस्ट के नेम है। उम्मीद है आपको ठीक से स्लाइड दिखाई दे रही होगी, ठीक से आपको आवाज आ रही होगी। तो कॉसेल लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग की अगर हम बात करें तो इसमें क्या कहा गया, देखेंगे। लुईस पोस्टुलेटेड दैट एटम्स अचीव द स्टेबल ऑक्टेट। लुईस पोस्टुलेटेड दैट एटम अचीव द स्टेबल ऑक्टेट व्हेन दे आर लिंक्ड बाय केमिकल बॉन्ड।
तो लुईस ने ये बताया था कि जो एटम होते हैं वो स्टेबल ऑक्टेट, दैट मीन द आउटर मोस्ट सेल हैव द 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो लुईस पोस्टुलेट्स ने ये कहा गया था कि एटम है वो स्टेबल ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं कब, व्हेन दे आर लिंक्ड बाय केमिकल बॉन्ड, जब वो केमिकल बॉन्ड से जुड़ते हैं। मतलब जब केमिकल बॉन्ड एटम्स के बीच में बनते हैं तब उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। इसका मतलब ये है कि जो एटम है वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए ही केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। जो हमने आपसे अभी एक क्वेश्चन अराइज किया था कि क्यों बनते हैं केमिकल बॉन्ड, तो इससे ये क्लियर हो गया कि केमिकल बॉन्ड इसलिए बनते हैं जिससे कि जो एटम है वो स्टेबिलिटी गेन कर ले। बड़े ही इत्मीनान के साथ इसको देखेंगे, धैर्य पूर्वक देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, हम कितनी बार दोहराएंगे उस बात को उतनी बार कम है। हाइड्रोजन की बात की जा रही है यहां पर, जिसका कि एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 होगा तो आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। कार्बन की बात की जा रही, सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। आप देखो क्या लिखा है, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8। हम पढ़ के आ रहा है क्या लिखा है सबसे ऊपर, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेल कैन होल्ड 8 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेल कैन होल्ड 2 इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर। बोर थ्योरी याद करो, 2n स्क्वायर कि किसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप पढ़ चुके हो बोर के अकॉर्डिंग कितने होते हैं, 2n स्क्वायर। तो फर्स्ट सेल में कितने हो जाएंगे, 2। और बात करेंगे सेकंड सेल की, ठीक है, सेकंड सेल की, तो उसमें कितने हो जाएंगे आपके 2n स्क्वायर। n की जगह 2 रख दोगे तो 2 2 जा 4, 2 जा 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ऑक्टेट रूल क्या कह रहा है इसमें देखेंगे, पढ़ेंगे। एटम्स टेंड टू गेन लॉस और शेयर इलेक्ट्रॉन सो एज टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट रूल ये कहता है कि एटम जो हैं चाहे वो लॉस कर दें या गेन कर लें या शेयर कर लें इलेक्ट्रॉन्स का, जिससे कि उनके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, जिससे उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। ठीक है, उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हों। तो इस तरीके से कार्बन वुड लाइक gain 4 electrons, nitrogen would like to gain 3 electron, oxygen would like to gain 2 electron for the completion of octet। ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कार्बन चाहेगा 4 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन चाहेगा 3 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन चाहेगा 2 इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन चाहेगा 1 इलेक्ट्रॉन और नियोन चाहेगा कुछ भी नहीं, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट्स आउटरमोस्ट सेल, hence they are known as the inert gases। ओके, अब हम इसको देख पाए, अगर ये फर्स्ट आपका सेल है, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है, तो इनके सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बने हुए हैं। आप अच्छे से सीख गए इस बात को। हाइड्रोजन में देखो आपको 1 डॉट 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम में 2, लिथियम में 2 होगा इनर सेल में, फिर 1 है आउटर सेल, बेरिलियम में 2 आउटर सेल, बोरॉन में 3 आउटर सेल, देख रहे हैं ना आप, बोरॉन में 3 आउटर सेल, कार्बन में 4 आउटर सेल, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 6, फ्लोरीन में 7, नियोन में 8। फिर यहाँ पर थर्ड सेल स्टार्ट हो गया, तो सोडियम में 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। आपको इन्हें देखना है और इनकी हेल्प से नोट्स भी तैयार करने हैं, इसलिए हम इनको जूम कर करके आपको इस पर रखते हैं कुछ समय के लिए, जिससे कि आप इन्हें देख करके आराम से अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकें और बुक को भी रख लें साथ में। तो ये इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन को बताया गया अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर, जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट सिंबल क्या होता है, लुईस डॉट सिंबल, अब इसकी बात करेंगे। So a Lewis dot structure for an atom consists of the
symbol for the elements and one dot for each valency electron. It is used for the S and P block element, the representative element. So we will discuss in earlier class the combining form of S or P block elements are also known as the typical element or representative elements also. कंबाइंड तरीके से एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या टिपिकल एलिमेंट भी कहा जाता है। अब इन्होंने क्या कह दिया, क्या होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तो हम आपको अपने शब्दों में बताएंगे तो जल्दी आपको समझ में आएगा कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को डॉट के फॉर्म में उस एलिमेंट के सिंबल के चारों तरफ अगर आप बना दो तो बस वही उसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट सिंबल कहा जाता है। देखो लिथियम है 1s2 तो आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो एक बिंदी बना दी। बेरिलियम है 1s2 आउटर मोस्ट सेल दैट मीन 2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 बिंदी बना दी। बोरोन है 1s2, सब कुछ लिखा हुआ है सामने, 1s2 2p1। आउटर मोस्ट सेल कौन सा है, दूसरा। आउटर मोस्ट सेल कौन सा है, दूसरा, तो जिसके की में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5, ऑक्सीजन में 6, फ्लोरीन में 7 और नियोन में 8। तो लुईस डॉट सिंबल किसे कहते हैं, लुईस सिंबल क्या है, लुईस रिप्रेजेंटेशन क्या है कि किसी भी एक एटम के आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, किसी एक एटम के आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने इलेक्ट्रॉन उस सिंबल, उस एलिमेंट के सिंबल के चारों तरफ डॉट के फॉर्म में अगर आप रिप्रेजेंट कर दो तो वही उसका लुईस सिंबल कहलाता है। अब हम चाहेंगे कि इस थर्ड पीरियड में आप खुद देखो, आपके पास डॉट कॉपी होगी और होनी भी चाहिए, नहीं है तो आप उठाइए और आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के देखिए। कोई एल्यूमिनियम का बनाइए 13 है, कोई सल्फर का बनाइए 16 है एटॉमिक नंबर, कोई आर्गन का बनाइए 18 है एटॉमिक। देखिए कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है तो कितने डॉट बनाए जाएंगे उस एलिमेंट के सिंबल के चारों तरफ। देखिए बना रहे हैं। तो आपने ये देखा होगा कि सोडियम की अगर हम बात करें तो 1s2 2s2 2p6 3s1, एस में एक है, एक डॉट बनाया गया। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो 13 है एटॉमिक नंबर, तो 13 एटॉमिक नंबर तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1 सॉरी 3s2 और 3p1। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तीसरा है आउटर मोस्ट सेल, आखिरी सेल तीसरा है और जिसके एस में 2 इलेक्ट्रॉन और पी में 1 इलेक्ट्रॉन, से टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 3। इसलिए एल्यूमिनियम के चारों तरफ कितने डॉट बनाए गए हैं, 3 बनाए गए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। हम इसको हटा दें, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे लुईस इलेक्ट्रॉन्स डॉट स्ट्रक्चर, अलग अलग का बना के दिखाया जा रहा है आपको। सिंबल ऑफ एटम विथ डॉट्स टू रिप्रेजेंट द वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन, जो डॉट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन्स को। तो हीलियम के आसपास 2, लिथियम के आसपास 1, बेरिलियम में 2। आप सबको अभी हम किसी के ही बना के देख लो, सब है आपके पास है, अभी हमने बनाए थे, अभी दिखाया भी था टेबुलेशन में, और एक इस तरीके से फिर से देख लो। तो क्या हुआ लुईस डॉट स्ट्रक्चर कि किसी भी एलिमेंट का जो एटम हो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ और ये देख लो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है और उतने इलेक्ट्रॉन्स को डॉट के फॉर्म में उस एलिमेंट के सिंबल के चारों तरफ बना दो। ठीक है, तो वो कहलाएगा उसका क्या, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। चलिए अब हम बात कर रहे हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी हम फिर वही चीज़ दोहराई जा रही है कि देखो एस ब्लॉक में और ये डी ब्लॉक में सभी के सभी एलिमेंट्स मेटल हैं,
और देखो पी में तो आप जानते हो तीनों खिचड़ी है, मेटल भी है, सेमी मेटल्स भी हैं और ये नॉन मेटल्स भी है। तो जो ग्रीन दिख रहा है वो हल्के से थोड़ा सा डार्क ग्रीन सा हो रहा है और फिर येलो हो रहा है। तो ये देखो सभी के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएगा इनमें, आप देखो गौर से। साहब देखो फर्स्ट ग्रुप में सभी में एक एक बिंदी होगी, सेकंड ग्रुप में दो दो होंगे डॉट, 13 ग्रुप दैट मीन बोरॉन फैमिली में तीन तीन डॉट होंगे, कार्बन फैमिली में चार चार डॉट होंगे, नाइट्रोजन फैमिली में पाँच पाँच होंगे, ऑक्सीजन फैमिली में छः छः होंगे, और हेलोजेंस में सात सात होंगे, और इनर्ट गैसेस में आठ आठ होंगे एक्सेप्ट हीलियम, क्योंकि उसका तो एटॉमिक नंबर ही दो ही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केवल क्या बनेगा, 1s2 बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे एटॉमिक नंबर है, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाया गया आपको। अब बात करेंगे कॉसेल केमिकल बॉन्डिंग। ये तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर आया, कॉसेल केमिकल बॉन्डिंग की बात करेंगे तो क्या लिखा है, इन द पीरियोडिक टेबल द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजेंस आर द हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कली मेटल्स आर सेपरेटेड बाय द नोबल गैसेस। देखो भाई, जैसे हम आपको एग्जाम्पल दें, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया सोडियम जिसका कि एटॉमिक नंबर 11 है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया हमारा फ्लोरीन जिसका कि एटॉमिक नंबर 9 है। और इनर्ट गैस हो गई नियोन जिसका कि एटॉमिक नंबर 10 है, जिसका कि एटॉमिक नंबर 10 है। तो आप समझो 10 तो हो गया नियोन जो कि बीच में हो गया, और फ्लोरीन हो गया 9 और सोडियम हो गया 11। हम आपको यहाँ रख देते हैं, देखो ये हो गई नियोन, अगर हम बात करें ये तो हो गई नियोन 10, ये हो गई फ्लोरीन 9 और ये हो गया सोडियम 11। तो ये इसने जो कहा वो देखो कि इन द पीरियोडिक टेबल द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजेंस है जिनकी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, एंड द हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कली मेटल, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट जो एल्कली मेटल है, आर सेपरेटेड बाय द नोबल गैस। तो इन दोनों को 9 और 11 को किसने सेपरेट किया, 10 ने। 9 क्या है, हेलोजन है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। 11 क्या है, एल्कली मेटल है, सोडियम है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। मतलब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, तो राजा है पूरी पीरियोडिक टेबल का। और जो सोडियम है वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन देने वाली है, तो इन्हें बीच में रखा गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जो इनर्ट गैसेस हैं वो सेपरेशन का काम करती हैं एक ऐसे दो एलिमेंट के बीच जिनकी की टेंडेंसी कंप्लीटली अपोजिट है। जिसमें से एक जो ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप जो एल्कली मेटल हैं वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैट मीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी रखने वाले हैं, और जो हेलोजेंस हैं, जो हेलोजेंस है जो कि हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं और वो बहुत ही इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं, तो उनको लेफ्ट साइड में रखा गया है। नेक्स्ट क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ ए, देखिए क्या लिखा हुआ है, द फॉर्मेशन ऑफ ए नेगेटिव आयन फ्रॉम ए हेलोजन एटम एंड ए पॉजिटिव आयन फ्रॉम एन एल्कली मेटल एटम इज एसोसिएटेड विद द गेन एंड लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाय द रेस्पेक्टिव एटम्स। ओके, ये कहा जा रहा है, उम्मीद है आपको ठीक से आवाज आ रही होगी, आप ठीक से देख पा रहे होंगे। तो देखिए ये कहा जा रहा है इसमें कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन है वो क्या करते हैं, मतलब जो हमारे एल्कली मेटल है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, सो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर लेते हैं, लाइक दैट Na पॉजिटिव। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हेलोजन है जैसे कि क्लोरीन, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं और नेगेटिव चार्ज कैरी कर लेते हैं। क्योंकि जो हमारे एल्कली मेटल फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, तो उनके लिए दो ऑप्शन बनते हैं कि या तो 7 मिल जाए या एक चला जाए। तो आप बताओ क्या आसान है, एक का मिलना आसान है या 7 का जाना आसान है? एक का मिलना एक का जाना, सॉरी 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 सॉरी, मतलब जो हमारे फर्स्ट ग्रुप के एल्कली मेटल्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो 8 करने के लिए दो ऑप्शन है, या तो वो एक चला जाए या 7 आ जाए। तो हम आपसे ये पूछ रहे हैं, एक का जाना आसान है या 7 का मिलना आसान है? ऑब्वियसली एक का जाना आसान है, तो एक जल्दी चला जाएगा तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज कैरी कर लेंगे। लेकिन अगर हम हेलोजन की बात करें तो उनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 करने के लिए या तो 7 चले जाएं या एक आ जाए। तो क्या आसान है, एक का आना आसान है, इसलिए वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं, हेंस दे कैरी द नेगेटिव चार्ज।
और जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं तो वो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे कि वो अट्रैक्ट होने लगते हैं, वो आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अगली बात करें, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस दस फॉर्म अटेन स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। द नोबल गैसेस, एक्सेप्शनल केस है हीलियम, सबको पता है, नहीं तो सभी के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। हैव ए पर्टिकुलरली स्टेबल आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 8। सो आप सबको पता है कि जो इनर्ट गैसेस हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और उनका जो कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो NH2 NP6 होता है एक्सेप्ट हीलियम, है ना। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस आर स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। और जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयन है दे हैव अट्रैक्ट टू ईच अदर, और सच टाइप ऑफ अट्रैक्शंस आर नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और आयोनिक अट्रैक्शन और कूलाम्बिक अट्रैक्शन, है ना, ये सब इन्हें कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम कॉशल स्कीम की। तो देखिए जैसे Na है, उसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और अपने आप को Na पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया। तो जब Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया तो 11 की जगह इसमें 10 इलेक्ट्रॉन रह गया, तो ये नियॉन जैसा हो गया। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, Cl नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो गया, तो ये आर्गन जैसा हो गया सॉरी, आर्गन जैसा हो गया। तब जाकर के ये Na पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट हुए और इन्होंने NaCl का फॉर्मेशन किया। दैट मीन इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स काम करने लगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स वर्क करने लगा इनके बीच में। चलिए अब बात की जा रही केमिकल बॉन्ड्स एंड अटेम्प्ट टू फिल इलेक्ट्रॉन सेल। आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड कब बनते हैं? जब वो इलेक्ट्रॉन आइदर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दें या एक्सेप्ट कर दें। और कोवेलेंट बॉन्ड कब बनते हैं? जब उनमें इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो। शेयरिंग से बनते हैं कोवेलेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफॉर्मेशन से, दैट मीन इधर डोनेट द इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। तो इनका जो आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफॉर्मेशन से होता है और कोवेलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से होता है। ओके, नेक्स्ट क्या है इसमें? फॉर्मेशन ऑफ आयंस फ्रॉम मेटल्स। ओके, हमें मालूम है कि जो मेटल्स होते हैं उनकी तो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। तो जब उनकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी है तो वो तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ठीक है। तो उनमें जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो क्या लिखा है? आयोनिक कंपाउंड रिजल्ट व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ नॉन मेटल्स। आयोनिक कंपाउंड कब बनते हैं? जब मेटल की नॉन मेटल के साथ रिएक्शन होती है, क्योंकि मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की और नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। मेटल लॉस इलेक्ट्रॉन टू मैच द नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ देयर नियरेस्ट नोबल गैस। मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और नियरेस्ट गैस मतलब सोडियम के नियरेस्ट नियॉन है, पोटेशियम के नियरेस्ट आर्गन है, तो बगल वाला, मतलब जैसे कोई अगर आर्गन 18 है तो 17 हो या फिर 19 हो तो वो 18 जैसा होना चाहेगा। पॉजिटिव आयंस फॉर्म व्हेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन। स्वाभाविक सी बात है, पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जैसे सोडियम है, अगर सबको कई बार बता चुके, सोडियम एटम है तो ये तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है क्योंकि इसमें 11 ही इलेक्ट्रॉन है और 11 ही क्या है? प्रोटॉन है, तो ये तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। लेकिन जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, माना इलेक्ट्रॉन चला गया, तो 11 की जगह कितने रह गए? 10। तो नेगेटिव तो 10 रह गए लेकिन पॉजिटिव तो 11 ही है ना अभी भी, तो 10 कैंसिल हो जाएंगे तो एक बचा रहेगा, इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज कैरी हो जाता है। फिर से सुनो एक बार, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 था, मतलब 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 प्रोटॉन थे, मतलब 11 नेगेटिव थे, 11 पॉजिटिव चार्ज थे। अब अगर उसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो 11 से रहेगा इलेक्ट्रॉन 10, पॉजिटिव कितने रहेगा? 10, मतलब सॉरी, अगर 11 इलेक्ट्रॉन थे और एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इलेक्ट्रॉन रहेगा 10, मतलब नेगेटिव कितने रहेगा? 10, और पॉजिटिव पहले से ही है कितने? 11 है, वो तो है ही, प्रोटॉन तो 11 है ही। इलेक्ट्रॉन जाता है तो प्रोटॉन पे तो फर्क नहीं पड़ता, प्रोटॉन तो वही रहते हैं। तो प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव है 11 और नेगेटिव होगा 10,
तो 10 10 तो कैंसिल होगा, एक बचा रहा है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज कैरी हो जाएगा सोडियम पे, अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन देगा। अगर कोई 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो दो, आपने तो यही सीखा है, हो सकता है आप यही जानते हो कि कोई 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो 1 पॉजिटिव आ जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है 2 पॉजिटिव आ जाता है। अब हमें ये जानना है कि 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो 2 पॉजिटिव क्यों आता है, क्योंकि पहले तो किसी भी न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं। लेकिन अगर किसी ने माना कि 12 इलेक्ट्रॉन है 12 प्रोटॉन है, 12 नेगेटिव में 12 पॉजिटिव, अब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो पॉजिटिव तो 12 ही रह गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव 10 बचे। अब तो 10 नेगेटिव और 12 पॉजिटिव, तो 10 10 कैंसिल हो जाएंगे, 2 बचे रह जाएंगे, इसीलिए वही 2 चार्ज कैरी हो जाएंगे, इसलिए डाई पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो हमारे मेटल आयन है दे कैरी द पॉजिटिव चार्ज। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन देखो, सोडियम था 281, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, सो 28 बचा। देखो कितना बढ़िया समझाया जा रहा है, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन सो न्यूट्रल है, लेकिन 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन से 1 पॉजिटिव बचा रह गया, इसलिए वो इसके ऊपर कैरी हो जाता है। ठीक है। इसी तरीके से आप मैग्नीशियम में देखो, आप 282 है, 12 है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया सो 28 हो गया। पहले 12 था तो 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन मतलब 12 पॉजिटिव 12 नेगेटिव थे, तो न्यूट्रल होगा, जीरो होगा चार्ज। और जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया तो प्रोटॉन तो 12 ही रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन हो गए 10, तो क्या बचा, 10 रह गए नेगेटिव और 12 है पॉजिटिव, तो 2 पॉजिटिव के बच रह जाएंगे, इसलिए वो उसके ऊपर चार्ज क्या होता है, कैरी कर जाता है। ठीक है। ये मैग्नीशियम आयन बन गया, सोडियम आयन बन गया। सम टिपिकल आयंस विद पॉजिटिव चार्ज कैटायंस, पहले ग्रुप के सभी पे 1 पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरे ग्रुप के सभी पे 2 पॉजिटिव चार्ज होगा, तीसरे ग्रुप पे 3 पॉजिटिव चार्ज होगा। फिर धीरे धीरे पॉजिटिव की टेंडेंसी कम होती चली जाएगी और नेगेटिव की टेंडेंसी क्या होती है, ये थोड़ा सा ये ध्यान देना, ये फर्स्ट ग्रुप के लिए, ये सेकंड ग्रुप है, ये ग्रुप नंबर 13 है। तो ये सम टिपिकल आयंस विद पॉजिटिव चार्ज दैट मीन कैटायन। अब हम इधर अगर बात करें आयंस फ्रॉम नॉन मेटल, देखो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए नॉन मेटल के जो आयन बनेंगे वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और मेटल के जो आयन बनते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इन आयोनिक कंपाउंड नॉन मेटल इन 15 16 एंड 17, 15 ग्रुप 16 ग्रुप 17 ग्रुप गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल। 15 16 17 मतलब नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटीन, ये नॉन मेटल जो इनमें हैं, जो भी है सबरे नहीं है नॉन मेटल, कुछ मेटलिक कैरेक्टर वाले भी हैं नीचे एलिमेंट। इनमें जो नॉन मेटल एलिमेंट हैं वो मेटलिक एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर देते हैं तो ये नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट मीन एनायंस बनाते हैं। जैसे देखो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, और जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस पर 1 नेगेटिव चार्ज कैरी होगा। अब देखो 9 अभी फ्लोरीन में पहले तो न्यूट्रल होगा, 9 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन होंगे तो न्यूट्रल होगा, 0 चार्ज होगा। लेकिन जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो प्रोटॉन तो 9 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन 9 की जगह कितने हो गए, 10, इसलिए 1 नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, इसलिए एफ नेगेटिव में ये कन्वर्ट हो जाता है, फ्लोराइड आयन जिसे कहते हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करें आपसे, क्योंकि ये जो आपका, जैसा हमने आपसे कहा, ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, तो अगर हम बात करते हैं तो आज के लिए आपके लिए इतना ही था। आप अच्छे से पढ़िए, बार बार हम वही चीज़ दोहराते रहते हैं कि इस संकट की घड़ी में आपको अपना उत्साह और उमंग और सुखद जीवन बनाए रखना है, शासन के नियमों का पालन करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट रखिए, परिवार के लोगों को भी बचा के रखिए। ठीक है। और खूब मन लगा करके